बिहार की वर्तमान सरकार ने जो जातिगत जनगणना कराई थी 2023 में 7 नवंबर को विधानसभा के पटल पर रखा था, उसको लेकर ही जन स्वराज पार्टी ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का निर्णय लिया है पूरे बिहार में, जिसका विषय रखा गया है 7 नवंबर को पटल पर रखा गया और 22 नवंबर को सरकार ने अब एक घोषणा जारी की कि मैं बिहार के उन सभी महादलित परिवारों को जो कि 2006 से ही आज तक लगातार भूमि आवंटन की बात की जा रही है। अभी तक 2,34,000 ही लोगों को भूमि आवंटित की गई, जिसमें 1,20,000 लोग ही केवल अभी तक कब्जा पाए हैं और आधे से कम लोग अभी भी जमीन का वह शेरपट्टा लेके घूम रहे हैं। तो जन स्वराज पार्टी ने इस जातिगत सर्वेक्षण और सामाजिक तनाव को लेकर सामाजिक न्याय के लिए जन स्वराज पार्टी ने इस कार्यक्रम को रखा कि पूरे बिहार में हम इस वर्तमान की सरकार का पोल खोलेंगे कि आपने जो जातिगत सर्वेक्षण कराया था और आपने जो वादा किया था यहाँ के गरीबों को, यहाँ के मजदूरों को जो हम काम देंगे, यहाँ 1,20,000 परिवार का मैं घर बनवाऊंगा, 14 लाख लोगों को मैं 2 लाख रुपए देकर स्वरोजगार के तहत उनसे मैं व्यवसाय करवा के उन्हें मैं गरीबी के दलदल से दूर करूंगा, लेकिन सरकार ने किसी भी मुद्दे पर कोई काम नहीं किया। तो जन स्वराज पार्टी ने इस सर्वेक्षण के खिलाफ पूरे बिहार में एक बड़े आंदोलन का स्वरूप देने जा रही है, जिससे कि पूरे बिहार के लोग यह महसूस करें कि इस सरकार ने जो सरकार बैठी हुई है यहाँ एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री, इन्होंने जातिगत सर्वेक्षण करा के बिहार का 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा जो नुकसान किया, उसका कोई फायदा ज़मीन पे दिख नहीं रहा है। इस बात को बताने के लिए जन स्वराज पार्टी ने हर जिला में और सभी प्रखंडों में इसको हम लोग एक आंदोलन के तौर पे लोगों को जागरूक करेंगे कि आपके साथ छलावा हुआ है, इस सरकार ने आपका 500 करोड़ रुपए कहीं न कहीं आप अप्रत्यक्ष रूप से विपक्षियों पर निशाना साध रहे हैं। तो ये बताइए कि इस जातीय जनगणना जो हुआ इसमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ किसको हुआ? इससे अभी तक लाभ किसी को नहीं हुआ, केवल यह छलावा है। लोगों को कहा गया कि आपको नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा, अभी तक उस पर कोई कदम नहीं उठा। लोगों को कहा गया कि आपको मकान के लिए भूमि दी जाएगी, अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठा। इसलिए जन स्वराज उनके ही एजेंडे पे बताना चाहती है कि आपने जो जो कहा वह बिहार में एक भी कदम आपने उस पर काम नहीं किया और फिर 2025 का चुनाव सर पे आ गया। इस आंदोलन को कब आप शुरू करने वाले हैं और क्या कुछ रूपरेखा रहेगी, कैसे आप जनता को आंदोलन में शामिल करते हैं? हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी और अध्यक्ष मनोज भारती जी ने स्पष्ट रूप से गाइडलाइन भेज दिया है सभी जिलाध्यक्षों को और पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को। हर कार्यक्रम का एक एक डेट तय कर लिया गया है। आगे कैंडल मार्च करना है पहलगांव की घटना पर, वो कार्यक्रम निश्चित है। उसके बाद प्रखंडवार हम लोग इस कार्यक्रम को ले चलेंगे, वह भी डेट तय है। तो हम लोग सीधा सीधा ये कहा जाए कि प्रदेश अध्यक्ष के मार्गदर्शन और प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में हम लोग सभी कार्यक्रम की रूपरेखा तय कर चुके हैं। अभी आपने पहलगाम की बात की, अभी जस्ट पूरा देश शोक से उभरा भी नहीं है और तमाम तरह की जो पार्टियां हैं अपना अपना निशाना साध रही हैं। तो इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया होगा कि ये घटना इतना सुरक्षा के बावजूद कैसे हो गई? तो सबसे बड़ा दोषी तो बना सुरक्षा के नाम पे वहाँ के लोगों का बयान, टिमटिमाती हुई रोशनी थी वहाँ। एक भी पुलिस पदाधिकारी या बीएसएफ का जवान या आर्मी का जवान उस पूरे एरिया में नहीं था और प्रशासन में पहुंचा भी तो 40 मिनट के बाद, क्योंकि वहाँ के लोगों का बयान है, जिनके पति नहीं रहे आज, उन लोगों का बयान है। तो मेरा मानना है कि सरकार केवल इस देश में सत्ता बनाने और बिगाड़ने में लगी हुई है। सरहद की चिंता नहीं है इस सरकार को कि मेरा सरहद सुरक्षित है या नहीं है। तो शोकाकुल परिवार के लिए क्या संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं जिनके परिवार के सदस्य की घटना में? हम सभी जन स्वराज पार्टी के लोग कह नहीं सकते कि हम सभी कितने दुखित हैं,
और मानवता धर्म के नाम पे चूर चूर हुई है। इस संवेदना और इस दुख की घड़ी में मैं पूरी पार्टी हमारी और हम सभी उस परिवार के इस दुख में ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उस परिवार को आत्मबल दे और उन्हें मृत आत्मा को ईश्वर के चरणों में स्थान। एक क्वेश्चन आप क्या सरकार को निर्देश देना चाहते हैं कि जो वहाँ का सुरक्षा व्यवस्था कैसा होना चाहिए, जबकि वो कश्मीर का सबसे सुपर हिट इलाका है जहाँ पे सैलानी आते हैं, क्या निर्देश देना चाहते हैं और सुरक्षा व्यवस्था कैसे होनी चाहिए पार्टी की तरफ? मैं तो बड़ा अफसोस में था जब मुझे ये पता चला कि देश का सबसे खूबसूरत जगह जिसे स्विट्जरलैंड शायद कहते हैं लोग, मैं तो अभी गया नहीं हूँ, भारत का स्विट्जरलैंड है वो, और उस जगह पे एक भी देश का नौजवान सिपाही नहीं खड़ा है। इससे बड़ा चूक हो क्या सकता है? यह दुर्भाग्य है देश के लिए। और इस सरकार को अपने नाकामी की चर्चा न करके केवल पाकिस्तान पाकिस्तान कहने से पाकिस्तान का आतंकवाद खत्म नहीं होगा, ये मेरा मानना है। लंबा फेरिस्त है, पूरे जून जुलाई तक का कार्यक्रम है, वो सब आपको मैं दे दूंगा। प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में सबसे पहला मुद्दा है बिहार का पलायन, श्रम का पलायन, बेरोजगारी का बढ़ना, बच्चों को शिक्षा और हर बुजुर्गों को 2000 रुपये कम से कम वृद्धा पेंशन के रूप में देना सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ के भविष्य को अच्छा बनाया जाए तो आने वाला समय खूब बेहतर हो जाएगा। देखिए, प्रशांत किशोर जी नेता हो गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पार्टी भी है, लेकिन प्रशांत किशोर ऐसे व्यक्ति हैं कि एक व्यक्ति नेता बनता है तो केवल नेतागिरी की खेती करता है या नेतृत्व की खेती करता है, लेकिन प्रशांत किशोर जी ऐसे व्यक्ति हैं जो एक एक जन की खेती कर रहे हैं। यहाँ के बच्चों के लिए सोच रहे हैं, यहाँ के बुजुर्गों के लिए सोच रहे हैं, यहाँ के बहनों के लिए सोच रहे हैं, यहाँ के नौजवानों के लिए सोच रहे हैं। यहाँ के उस पलायन किए हुए नौजवान जो दर जम्मू कश्मीर से लेके कलकत्ता तक जो भटक रहे हैं, उनके लिए सोच रहे हैं। तो इसलिए मुझे विश्वास है कि प्रशांत किशोर जी के नेतृत्व में, मनोज कुमार भारती जी के नेतृत्व में यह बिहार संवरेगा और यह बिहार बेहतर बनेगा। प्रशांत किशोर जी का स्पष्ट कहना है कि हम सभी ने जब जब वोट दिया तो जाति के नाम पर दिया, धर्म के नाम पर दिया, मंदिर के नाम पर दिया, मस्जिद के नाम पर दिया। हम लोग वोट ही दिए जिस काम के लिए वह काम सारा होता आया, कुछ आगे पीछे। तो मेरे वोट देने का नज़रिया जो था उस समय यही था कि राम मंदिर बन जाए, मंदिर बना, पिछड़ों को आवाज़ मिले, तो लालू प्रसाद ने पिछड़ों को आवाज़ दिया। तो जिस काम के लिए मैंने वोट दिया वो काम हुआ, संभवतः कुछ कम कुछ ज़्यादा। तो आज हमें ज़रूरत है अपने बच्चों के लिए वोट देने की, कि मेरे बच्चे आज बगल के प्राइवेट विद्यालय में नहीं पढ़ पाते क्योंकि मेरी आमदनी कम है। तो प्रशांत किशोर जी ने कहा कि आप अगर अपने बच्चे को अपने बगल वाले बड़े विद्यालय में भी पढ़ाना चाहते हैं तो सरकार उसका खर्च देगी, न कि वो बोझ आप पर पड़ेगा। तो हम सब सीधी सीधी आ जाए अपनी बातों पर कि यहाँ के बच्चों को संवारना है, यहाँ के बेरोजगार नौजवानों के हाथों को काम देना है और यहाँ के खेती लायक ज़मीन पे यहाँ के किसानों को मनरेगा के स्तर से मदद देना है कि यहाँ की खेती मजबूत हो, यहाँ के नौजवान को हाथ को काम मिले और यहाँ के बच्चों को शिक्षा मिले। ये मुद्दा है और यही मुद्दा रहेगा भी। चलिए।